स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न बाय ज्योति पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए साइंस की क्लास लेकर आई हूँ। यानी कि आज हम इसमें अपना आगे का जो टॉपिक हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन क्लास कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि हम लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि आपका कभी भी कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होगा आप उसे क्रैक कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से इसे याद रख पाएंगे, क्योंकि हर एक पढ़ाई का मुख्य पहलू होता है कि आप उसका कितनी बार रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करने के लिए मैं हर बार आपको जब भी क्लास कराती हूँ साइंस की, उसमें पुराना रिवाइज कराती हूँ, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू कराती हूँ। तो उसी के साथ आज हम फिर से रिवाइज करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने क्या क्या सीखा था। उसके बाद हम जो नया टॉपिक हमारा जो शुरू करेंगे वो आज हमारा नया क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें जहाँ तक हमने पढ़ लिया था लाइकेंस तक हमारा कंप्लीट हो गया था। और जो आज की जो नई क्लास हमारी जो शुरू होगी वो होगी आपकी किंगडम प्लांटी, यानी कि पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि उनके बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार से हम पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और कैसे कैसे उनमें किस 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 चीज़ें, यानी कि उनके गुणों, उनके लक्षणों, उनकी उपस्थिति और उनके फूड स्टोरेज के अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह से हम उनका डिवीज़न कर सकते हैं, यानी उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। हम पढ़ रहे थे जीवों का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने जाना था कि कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें ये पता चला था कि जीवों के वर्गीकरण को करने के लिए हमें 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, फिर उनका वर्ग विभाजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नामकरण करते हैं, उनका वर्गीकरण अनुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमी हायरार्की। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से कितने सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले जो हम नाम पढ़ते हैं वो कैरोलस नीलियस का पढ़ते हैं, जिन्होंने हमें 2 जगत क्लासिफिकेशन दिया था। और उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो आप इस पुस्तक को यानी इस बुक को याद रखिएगा। सिस्टेमा नेचुरी उनकी बुक थी। और और इसके बाद हमने ये भी जाना था कि किस तरह से जो हमारे प्लांट होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल्स होते हैं, किस तरह से उनके भी सब पार्ट होते हैं। तो प्लांट को तो प्लांट रहने दिया, यानी कि इन्होंने पूरे संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में बांटा था। किन्होंने? कैरोलस लीनियस ने, पादप में यानी कि प्लांट में, दूसरा एनिमल में। एनिमल को मैं उन्होंने जिन जिन को रखा था वो थे, जिस जिस वर्ग को रखा था उनमें आपके स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, मत्स्य, कीड़े और कीट सभी को इन्होंने एनिमल में रखा था। फिर इसके बाद हमें ये भी नॉलेज मिली थी कि जो अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि किसी ने द्विजगत क्लासिफिकेशन दिया है, यानी टू आपका दूसरा उन्होंने 2 तरह से दिए हैं। किसी ने 3 जगत, किसी ने 4 जगत और किसी ने 5 जगत। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जंतुओं को अलग अलग जीव जंतुओं को अलग अलग ग्रुप में बांटा था। हमने इतना सब पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कुछ वैज्ञानिक नाम पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है साइंटिफिक होमोसेपियंस होता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो वंश होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो जाति होती है वो स्मॉल लेटर से शुरू होती है, अगर हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो। तेंदुए का साइंटिफिक नेम है पैंथरा पार्डस। बाघ को पैंथरा टिग्रिस कहते हैं, शेर को पैंथर लियो कहते हैं, मटर को पाइसम सटाइवम कहते हैं, बिल्ली को फेलिस कैटस कहते हैं, और मेढक को राना टिग्निना। तो ये इनके कुछ वैज्ञानिक नाम हैं जो कि अधिकतर हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि जो 2 जगत है वो हमें कैरोलस लीनियस ने दिया था, जैसा कि ऑलरेडी हम जान चुके हैं। 3 जगत जो हमें दिया था वो हैकल ने दिया था, जिसमें इन्होंने एनिमल और प्लांट के साथ प्रोटिस्टा को भी जोड़ दिया था। 4 जगत कोपलैंड ने दिया था, जिसमें इन्होंने एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा के साथ साथ किसको जोड़ा था? मोनेरा को जोड़ दिया था। और 5 जगत क्लासिफिकेशन हमें विटेकर ने दिया था, और विटेकर के इस क्लासिफिकेशन को ही हम
पढ़ते हैं, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और आपके जंतु यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया था। और मोनेरा में हमने जिसको पढ़ा था वो थे हमारे जीवाणु, यानी कि आप याद रखिएगा कि मोनेरा में हम किसको पढ़ते हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी क्योंकि ये वाटर में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट यानी हमारी हवा में भी होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। और दूसरा जो इनके बारे में याद रखने वाली बात थी वो थी कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है, जो कि हमें बहुत याद रखना है। हो सकता है इसका एक क्वेश्चन आ जाए कि जीवाणुओं की यानी कि जो बैक्टीरिया होती है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। इसके अलावा जो इनकी कोशिका झिल्ली जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। और जीवाणु कैसे होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर डेफिनेटली या तो वो प्रकाश संश्लेषण में किसी तरह से पार्टिसिपेट करते होंगे या फिर किसी तरह की केमिकल सिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन यानी अपना पोषण, अपना न्यूट्रिएंट क्या करते होंगे, प्राप्त करते होंगे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो कुछ जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं यानी कि सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं या बैक्टीरिया सड़े गले मांस होता है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एजेटोबैक्टर जीवाणु कहते हैं। कुछ सहजीवी होते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सहजीवी होते हैं। या ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन किनसे लेते हैं, यानी एक दूसरे से आदान प्रदान, यानी किसी के ऊपर सहजीवी का मतलब हुआ कि सहजीवन यानी कोऑपरेट करके एक दूसरे से करते हैं। दूसरे इनमें से जो आते हैं वो होते हमारे माइकोबैक्टीरियम। तो हमने पढ़ा था कि जीवाणु भी कितनी तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, जिसमें कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम जैसे कि जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी यानी सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और एक हमने पढ़ा है सहजीवी, यानी कि जो सहजीवन से एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनमें हमारे आते हैं माइकोबैक्टीरियम। और ये अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, तो ये दो तरीके से इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। और जिसमें ये क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि दो तरह से होता है, कॉन्जुगेशन के द्वारा और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण द्वारा ये अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो रूपांतरित होकर के यानी ट्रांसफॉर्मेशन से जो जीवाणु होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। इसमें हमारे मैथेनोजिन्स आते हैं, दूसरा हमारा थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं और हेलोफिल्स होते हैं। हमने पढ़ा था मैथेनोजिन्स में जो मीथेन यानी कि कुछ हमारे मीथेन से रिलेटेड होगा, यानी हमने नाइट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। थर्मो से हमने एक ट्रिक याद रखी थी कि थर्मो से टेम्परेचर से यानी कि जो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उन पे ग्रोथ करते हैं, ऐसे आ जाते हैं बैक्टीरिया। दूसरा हमने पढ़ा था होलोफिल्स, यानी कि जो खारे पानी यानी कि जो खारे पानी में भी अपना जीवन यापन करते हैं, इस तरह के। तो तीन तरह के हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़े थे। इसके बाद हमने जीवाणुओं का आर्थिक महत्व पढ़ा था, और आर्थिक महत्व में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जीवाणु भूमि की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, जैव खाद का उत्पादन में कैसे हेल्पफुल होते हैं, अपमार्जन की भूमिका भी निभाते हैं, रेशों की गुणवत्ता में कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, चाय कॉफ़ी के उपचार में और एंटीबायोटिक बनाने के लिए, और दूध का दही में परिवर्तन। ये सारे के सारे वो हैं जीवाणु जो हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और अच्छे होते हैं। लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है कई बार वो चीज़ उनमें बुराई भी होती है। तो ऐसे ही जीवाणु जो हमें हानि पहुंचाते हैं, जैसे फूड में अगर वो रह जाए तो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, या फिर डीनाइट्रिफिकेशन जो हमारी नाइट्रिफिकेशन की जो
पूरा का पूरा प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन को, उसको क्या कर देते हैं, ये रिवर्स कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं। ऐसे ही डिसल्फिफ्यूराइजेशन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ बैक्टीरिया, और कुछ रोगों के कारक होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो रोग यानी कि डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो इस तरह से हमने जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कुछ बेनिफिट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, और कुछ हमने हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्ट जगत पढ़ा था। और प्रोटिस्ट जगत में मेनली हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जो कवक होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो क्यों कवक ही इसमें आते हैं, क्योंकि जो प्रोटिस्ट जगत होते हैं इनमें जो प्लांट होते हैं ना तो वो पूरी तरह से एनिमल होते हैं और ना ही पूरी तरह से पौधे होते हैं। तो इसीलिए इनके मतलब इनको उसी हिसाब से रखा गया है कि हो सकता है आधे ये इंसान की तरह हों, आधे ये जानवर की तरह, मतलब आधे ये प्लांट की तरह हों। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि कैसे दिखाई देंगे, जो कि एनिमल की तरह दिखाई देंगे। कुछ ऐसे इसमें एनिमल्स कुछ ऐसे आ जाएंगे जो कि प्लांट की तरह होंगे, और कुछ आपके ऐसे आ जाएंगे जो कि आपके कैसे होंगे, फंजाई की तरह हों। तो ये आपके क्या होते हैं, ये इनके टाइप्स होते हैं कि इस तरह से होते। अगर हम एनी लाइक प्रोटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने इसमें उदाहरण पढ़े थे अमीबा, पैरामीशियम जो होते हैं वो हमारे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। प्लांट के बारे में हमने शैवाल और यूग्लिना के बारे में पढ़ा था। और अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो इसमें जो हमने पढ़े थे, जो मोल्ड्स हमारे मोल्ड्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे आते हैं फंजाई में। तो अब फंजाई क्योंकि ये अपना खुद का भोजन मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, मतलब जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था मोनेरा में, वैसे ही अब हम इसका हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये मोनेरा है। इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन एवं सिलिका की बनी होती है। इनकी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, राइबोसोम्स 80S पाया जाता है, सिलिया होता है, फ्लैजेला होता है। इसके अलावा इनमें डायनो फ्लैगलेट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जीवों में आंतरिक थाइलेकेकॉइन सहित हरित लवक होता है इनके अंदर। इसके अलावा ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते। तो ये इनके मुख्य क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स से। और जिसमें हमने बताया था कि अब हम इसमें किसको पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कवक को, यानी कि फंजाई को, जो कि हमारे इसके क्या उपयोग हैं, किस तरह से ये उपयोग ही रहा है, ये सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम इसको अभी रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारी मेमोरी में एक बार अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पढ़ तो लेते हैं, रीड एक बार कर लेते हैं, पर हमें रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो उसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं हर बार आपको रिवाइज कराऊंगी ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो कवक में हम करते हैं कि कवक जो होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव होते हैं। और इसके अलावा जिसमें क्या होता है, संवहन ऊतक होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत हमारे ईस्ट हो गए, मोल्ड्स हो गए, ये सारे के सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। ये इसके अलावा हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था कि किस तरह से जो कवक होते हैं यानी कि फंजाई जो होती है कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। सहजीवी कवक होती है जिसे हम सिम्बायोटिक फंजाई कहते हैं, परजीवी पैरासाइटिक फंजाई, मृतोपजीवी कवक यानी सैप्रोफाइट। देखिए हम जान चुके हैं सहजीवी क्या होती है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे का हेल्प करके, यानी तुम मेरा काम चलाओ मैं तुम्हारा काम चलाऊंगा, और उस तरह से अपने आप को क्या करना, अपने जीवन को व्यतीत करना या अपने आप को जीवित रखना। ऐसे ही आपके परजीवी कवक होते हैं। परजीवी का मतलब ही होता है किसी दूसरे पर निर्भर रह करके उससे आप अपना पोषण तो ले रहे हैं, लेकिन जो परजीवी है जिसके ऊपर आप होस्ट हो, मतलब जो आपका होस्ट है उसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। ऐसे ही परतोपजीवी वो होते जो जैसे सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करके ये एक तरह से क्या काम करते हैं, डिकम्पोजर का भी काम करते हैं। तो 3 तरह के हमने कवक के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद देखिए ये कुछ इनके उदाहरण भी हैं जो आप देख सकते हैं कि सहजीवी में हमारे लाइकेंस आ जाता है, माइका आ जाता है, कोराइजा, ये सारे के सारे नाम आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं कि लाइकेंस, माइका, कोराइजा ये सारे आपके
सहजीवी फंजाई यानी सहजीवी कवक होते हैं। इसके अलावा पक्सीनिया ग्रैमिनस और इसका एडुटिया पैरासिटिका, ये आपके एग्जाम्पल हैं परजीवी कवक के। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूरा इस तरह से डिटेल नहीं पूछी जाती है, यही आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि बताइए ये कौन सा फंजाई है, तो आपको पता होगा। पक्सीनिया और ग्रैमिनस ऐसे याद रखिएगा, ये हमारे कौन से हैं, परजीवी कवक होते हैं। और नेक्स्ट हमारा है एस्परजिलस कैंडिड एल्बिकस। ये क्या करते हैं, ये भी वो परजीवी हैं जो मानव के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एस्परजिलस एंड कैंडिडा एल्बिकन्स, याद रखिएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो होते हैं उनमें आप सैप्रो का मतलब ही होता है सड़ा गला, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके थे। इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, म्यूकर आ जाएगा, राइजोपस है, मार्सेला है, ये सारे के सारे आपके मृतोपजीवी के उदाहरण हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। म्यूकर, राइजोपस, मार्सेला, ये आपके मृतोपजीवी के क्या हैं, उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोगों ने कवक का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़ा था, जिसमें जो हमारे म्यूकस, राइजोपस, मार्सेला जो हैं ये क्या करते हैं, एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं, गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन्हें खा लेते हैं तो वो चीज़ें गंदी यानी वो चीज़ें हट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मार्सेला, एग्रिकस और मशरूम जो होते हैं डेफिनेटली ये भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा स्पर्जिलस, पेनिसिलियम का प्रयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। एक बार ध्यान रखिएगा, एस्परजिलस पेनिसिलियम का प्रयोग पनीर उद्योग में, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में, और सैक्रोमाइसिन सेरेविसी का प्रयोग जो होता है बेकरी उद्योग में होता है, और म्यूकस व साइटोमाइबिन का प्रयोग जो है साइट्रिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाते हैं एग्जाम में। अगला है एस्परजिलस ओराइजे, जो है वो क्या करता है, नामक कवक से क्या बनाया जाता है, एमाइलेज। एमाइलेज हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो एस्परजिलस ओराइजे है वो एमाइलेज बनाता है। ईस्ट से इन्वर्टेज तथा पेनिसिलियम से पैक्टिनेज नामक एंजाइम का निर्माण किया जाता है। देखिए तो किस तरह से फंजाई आपके लिए किसका निर्माण करते हैं, एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। उसी के साथ स्टेप्टोमाइसिन ग्रेसिकस है जो कि विटामिन B12 बनाता है, और ईस्ट से विटामिन D बनता है, और आपका एसबिया गॉसिपी से B2 जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन बनता है, यानी संश्लेषण होता है। तो देखिए इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं तो रिवाइज करा ही रही हूँ, एक बार आप ही इसे रिवाइज करिएगा। पेनिसिलिन से, और पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन, ये क्या है आपकी, ये आपकी एंटीबायोटिक तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और ये किससे करी जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कवकों से बनाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हानियाँ भी पूछ ली जाती हैं, बीमारियाँ भी पूछ ली जाती हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं अब कवकों से होने वाली हानियों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो कई सरसों होती है, सरसों में सफ़ेद कीट रोग हो जाता है, आलू में अंगमारी रोग हो जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सरसों में सफ़ेद कीट रोग किससे होता है, तो आप बता सकते हैं फंजाई से होता है। आलू में अंगमारी रोग किससे होता है, वो भी किससे होता है, कवक से होता है। चने महल बिट रोग किससे होता है, ये भी आपका कवक से होता है। इसके अलावा आपके जैसे हम पढ़ते हैं जंतुओं यानी कि मनुष्यों के फेफड़े से संबंधित अगर देखें तो एस्परजिलस से, दाद रिंगवॉर्म से होता है, ठीक है। नाखूनों में भूरापन जो होता है वो भी आपका किससे होता है, ऑन्कोमाइकोसिस से होता है। दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस से होता है। तो ये आपके कवक हैं जिनकी वजह से मनुष्यों में भी बीमारी होती है, यानी कि फेफड़ों से संबंधित जो रोग होते हैं वो आपके एस्परजिलस से होते हैं, याद रखिएगा। और दाद जो नॉर्मली किसी को भी हो जाता है, ये रिंगवॉर्म से होता है, और ये एक तरह का क्या होता है, फंगल होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। पशुओं में एथलीट फुट होता है, म्यूकामाइकोसिस रोग, ये सब किससे होते हैं, कवक से होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के और भी हैं जहाँ पे कवक जो होते हैं चमड़े से, कपड़े में, कागज में, विभिन्न तरह के अगर फंगस लग जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था लाइकेंस
किस तरह से, यानी हमने लाइकेंस के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी बात पढ़ी थी वो ये थी कि ये एक सहजीवी होता है, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। लेकिन जो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि लाइकेंस कितने प्रकार के होते हैं, लाइकेंस 3 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। और जिसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो ये केवल उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है। यानी कि अगर ये एक तरह का इंडिकेटर है, सूचक है, अगर ये कहीं नहीं है, अगर ये जिस जगह भी मौजूद होता है या उगता है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। यानी कि अब ये हमें कहीं साफ़ सुथरी जगह पे मिलेगा, ना कि हमें शहरों, कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों में ये देखने को हमें वहाँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई जगह लाइकेंस का प्रयोग भोजन और चारे के रूप में भी किया जाता है। और जापान में एंडोकार्प नाम की लाइकेंस है जो कि सब्जी में प्रयोग किया जाता है। परमेलिया या रॉक फ्लावर नाम का जो कि दक्षिण भारत में प्रयोग करी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लाइकेंस के महत्व भी हमने पढ़ लिए। इसके अलावा आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा किंगडम प्लांटी, यानी कि पादप जगत। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स की देखिए बहुत सारी जो क्वालिटी, वो तो हमें पता है कि जो पादप होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैव मंडल में उपस्थित होते हैं। ये पृथ्वी के जैव मंडल में उपस्थित हो सभी प्रकार के पौधों को इनमें सम्मिलित किया जाता है। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो जितना भी प्लांट किंगडम है इसके अंतर्गत पृथ्वी के जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी प्रकार के पेड़ पौधों को हम पादप जगत में इंक्लूड करते हैं। ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं यानी बहुकोशिकीय हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर यानी कि एक कोशिकीय हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्लांट की जो क्वालिटी होती है कि ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, क्योंकि इनमें पर्णहरिम एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर पाते हैं। और इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो प्लांट हैं, प्लांट में हम कितने प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका ट्रैकियोफाइटा। तो आपके जो ट्रैकियोफाइटा है इसको भी हम और सब कैटेगरीज में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा जो कि जिसमें बीज रहित आपके जितने भी प्लांट होंगे वो आएंगे। जिम्नोस्पर्म में आपके खोल रहित बीज आएंगे, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें बीज होगा पर कैसा होगा, खोल रहित यानी खोल नहीं होगा, उसके ऊपर जो कवर होता वो नहीं होगा। फिर तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म यानी कि खोल युक्त, यानी जिसमें क्या होगा, कवर होगा। और खोल युक्त में भी हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में जो होंगे प्लांट्स उनमें भी 2 प्रकार पढ़ेंगे। कौन से, आपके मोनोकॉट और डाइकोट यानी कि एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। तो ये तीनों आपके किस में आ जाएंगे, ये तीनों टाइप्स आपके आ जाएंगे ट्रैकियोफाइटा में। यानी एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि हम 3 प्रकार के प्लांट्स पढ़ेंगे, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में हम 3 प्रकार के फिर से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टेरिडोफाइटा होगा, जिम्नोस्पर्म होगा और एंजियोस्पर्म होगा। एंजियोस्पर्म में भी हम मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा से। देखिए थैलो यानी कि थैलस जैसा कुछ, यानी कि बिना किसी आकृति का, थैले जैसा। तो ऐसा जो ऐसे पौधे जिनमें ना तो जड़ होगी, ना तना होगी, ना पत्तियां होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, थैलस जैसा। थैले का बस जैसे झोला नहीं होता है, झोला कैसा होता है, हम थैले जैसा क्यों कह रहे हैं कि झोले में बस 2 आपकी जो पकड़ने वाले होते बस वो, अगर उसे हटा दिया जाए तो एक कैसा स्क्वायर जैसा एक शेप आपको मिल जाता है या रेक्टेंगल जैसा एक शेप आपको मिल जाता है। लाइक बिल्कुल मतलब इसमें किसी भी तरह के जड़ तना पत्तियां नहीं होंगी। थैलस के जैसा जो स्ट्रक्चर होगा वो सारे के सारे प्लांट्स आपके किस में आ जाएंगे, थैलोफाइटा में आ जाएंगे। यह मुख्यतः जलीय पादप होते हैं, यानी जिनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जो बाहरी रूप से थैलस जैसे दिखते हैं, वो अधिकतर कैसे होते हैं, जलीय यानी कि वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। इनमें सहायक बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और जैसे शैवाल अगर हम बात करते हैं तो हम थैलोफाइटा में हमारा एग्जाम्पल का क्या होगा, शैवाल का एग्जाम्पल होगा। याद रखिएगा कि थैलोफाइटा क्या है, हम शैवाल क्या है, शैवाल हमारा थैलोफाइटा में आता है। शैवाल के बारे में आगे पढ़ते हैं।
शैवाल प्लांट किंगडम के सबसे सरल स्वपोषी एवं जलीय जीव है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसमें क्लोरोफिल होगा वो स्वपोषी होगा और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। यह अपने भोजन को मंड स्टार्च के रूप में क्या करता है, इकट्ठा करके एकत्रित करके रखता है। आगे पढ़ते हैं। शैवाल अधिकतम नमी युक्त स्थानों, कीचड़, ताजे जल, औसत गर्म जल स्रोतों, तालाबों, झीलों, नदियों तथा समुद्र के जल में समूह में पाए जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि समूह में पाए जाने वाला प्लांट जो कि पानी में पाया जाता है वो है हमारा शैवाल। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि शैवाल का अध्ययन किस में करते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये एक आपका टर्म हो गया, फाइकोलॉजी से हम कहते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं, हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। मत भूलिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। अगला है चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को हम क्या कहेंगे, लिथोफाइट्स कहेंगे। फाइट्स लिखा हुआ है, एक्चुअली ये फाइट्स है, लिथोफाइट्स होगा। तो ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक जिनका नाम था एफी फ्रिच ने शैवाल को उनके वर्णक यानी कि उनके जो पिगमेंट है उसके हिसाब से और उनके फ्लैजिला के हिसाब से और संचित यानी भोजन को इकट्ठा करने के आधार पर 11 यानी कि 11 भागों में 11 पार्ट में क्या किया है, बांटा है, जो कि हम आगे देखते हैं। देखिए, ये रहे, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। देख सकते हैं आप इसे कि किस तरह से जो आपके सवाल हैं वो किस तरह से वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि इसमें आपका है क्लोरोफाइसी है, ज़ैंथोफाइसी है, आपके ये सारे के सारे जो हैं 11 आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। जिसमें क्या उपस्थित होता है, सामान्य नाम क्या है, जैसे हरे शैवाल जो होंगे वो आपके स्टार्च और तेल के लिए जिसमें क्या क्या होगा, स्टार्च होगा, तेल होगा। पीले हरे शैवाल में वसा होगी, सुनहरे शैवालों में भी फैट्स होती है। पीला स्वर्ण रंग जिनमें होगा वो वसा होगा, विभिन्न रंग प्रकार के होंगे, स्टार्च होगा। तो ये देखिए किस तरह से भूरे शैवालों में आपका लेमिनेरिन होगा, है ना। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सारे के सारे शैवाल हैं। एक बार इन्हें गो थ्रू हो जाइएगा, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा कि यूग्लिना भी आपका क्या होता है, शैवाल होता है। शैवाल वर्ग हैं ये सारे, आप इन्हें पढ़ करके और किसमें कितना क्या होता है वो आप पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा शैवालों का आर्थिक महत्व। तो शैवाल का आर्थिक महत्व हम देखते हैं कि भोजन के रूप में शैवाल का प्रयोग। देखिए, जापान में पोरफायरा और अलवा को हम समुद्री सलाद भी कहते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि जो अलवा है ये समुद्री सलाद किसे बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका समुद्री सलाद है उसे हम अलवा बोलते हैं। तो इसको हम स्कॉटलैंड में रोडोमेनिया पल मैटा तंबाकू के रूप में प्रयोग होता है और चाइना में नॉस्टॉक खाया जाता है। भारत में अम्बिलिकस, ये आपका अम्बिलिकस है। तो यानी कि ये सब भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो जापान में कौन कौन सा पोरफायरा जिसे तथा अलवा होता है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड में रोडोमेनिया पल मैटा तंबाकू के रूप में, चाइना में नॉस्टॉक और भारत में अम्बिलिकस। ये सारे के सारे वो शैवाल हैं जो कि भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है विभिन्न व्यवसायों में प्रयोग। तो एलिजन नामक एक पदार्थ शैवालों से प्राप्त किया जाता है। कौन सा पदार्थ, एलिजन, भूलिएगा नहीं। जो एलिजन है वो शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग जो है वो वॉल्केनाइजेशन के लिए किया जाता है तथा अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। जापान में सरगासम नामक शैवाल कृत्रिम ऊन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा शैवाल, सरगासम नामक। अगला है कैंड्रस क्रिस्पस नामक शैवाल से कैरोगेनिन नामक पदार्थ बनाया जाता है, जिसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनका उनमें एक कुछ मिलाया जाता है जिसका नाम है कैंड्रस क्रिस्पस।
जिससे क्या बनाया जाता है, कैरोगेनिन, यानी कैरोगेनिन नामक एक ऐसा पदार्थ बनाया जाता है जो कि किससे प्राप्त किया जाता है, कैंट्रस क्रिस्पस नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जो कि आपके ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में हेल्प में यूज़ किया जाता है। अगला है अगार अगार नामक पदार्थ लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जो प्रयोगशाला में पौधों की ग्रोथ, देखा होगा आपने, शायद सुना हो और नहीं सुना हो तो आज सुन लेंगे। क्या होता है, अगार अगार आता है एक तरह का आपका एक पाउडर्ड फॉर्म में भी होता है। इससे एक मीडियम तैयार किया जाता है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है, नॉट ओनली प्लांट की ग्रोथ की जाती है, मतलब उनकी ग्रोथ कराई जाती है। पता लगाया जाता है कि कौन सी एक जेल जैसा बनाया जाता है और उस पर एक पर्टिकुलरली ग्रोथ कराई जाती है, ताकि ये पता चल सके कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो किस तरह का बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो ग्रोथ करता है तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो पता लगा पाते हैं। तो ऐसे ग्रोथ कराने के लिए अगार अगार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जेल, आइसक्रीम आदि में भी प्रयोग किया जाता है। यह तापरोधक, ध्वनिरोधक, कृत्रिम रेशा, चमड़ा, सूप, चटनी आदि बनाने में भी प्रयोग होता है। क्या, अगार अगार नामक शैवाल। इसके अलावा यह ग्रेसिलेरिया तथा जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। कृषि के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप एक बार जो वीडियो क्वालिटी है उस पर आप चेंज करके इसकी वीडियो क्वालिटी ठीक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कृषि के लिए उपयोग, कृषि में नॉनस्टॉक है, एनाबीना है आदि शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा, नॉनस्टॉक और आपका एनाबीना, ऐसे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में प्रयोग में लाए जाते हैं। नीली हरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि को, यानी जो बंजर भूमि होती है उसको उपजाऊ करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, शैवाल का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे कि नॉनस्टॉक। अगला है औषधि के रूप में आपका क्लोरेलिन जो नामक एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, जो किससे प्राप्त की जाती है, क्रोलेरा नामक शैवाल से प्राप्त की जाती है, तैयार की जाती है। इसके अलावा कारा तथा नाइट्रेला शैवाल जो कि आपके मलेरिया में सहायक होते हैं, तो ये औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो प्लीज़ इसको 2-3 बार आप पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा शैवालों से होने वाली हानि, देखिए जब फायदा होगा तो हानि तो होनी ही है, तो हानि भी निश्चित, लेकिन हानि बहुत कम है। क्या है, कुछ शैवाल एल्गम ब्लूम या शैवाल प्रस्फोट के माध्यम से जल प्रदूषण बढ़ाते हैं, यानी कि ऑब्वियसली जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिसमें जल में उपस्थित मछलियों का जीवन कैसा हो जाता है, संकटग्रस्त हो जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस तरह के कोई शैवाल होगा तो डेफिनेटली जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको दिक्कत होगी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा आपका है सेफेल्यूरास नामक शैवाल के कारण चाय के पौधों का लाल कीट रोग हो जाता है, यानी कि आपका एक और शैवाल है जो कि क्या नाम है उसका, सेफेल्यूरास नामक शैवाल है, जो कि चाय में क्या कर देता है आपका लाल कीट रोग हो जाता है। शैवाल वर्षा ऋतु में भूमि पर हरे रंग की परत बनाते हैं, जो अत्यधिक क्या होती है, उत्पन्न लिखा है, बहुत ही ज़्यादा उस जगह उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ की जगह को कैसी फिसलन कर देते हैं, वहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप इसे, कि शैवाल जब हरी परत के रूप में भूमि पर उग जाते, तो आप देखा होगा, आपने कई बार इसको एक्सपीरियंस करा होगा, आपका खुद का अनुभव होगा, आप उस पर पैर रखेंगे तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शैवाल की ये सारी की सारी हानियाँ हैं। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोज़ बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए। देखिए, एक दिन में तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा सकती, लेकिन हम छोटी कोशिश करेंगे, छोटा प्रयास करेंगे, तो शायद एक साल में हम इतनी अच्छे से एक पूरी बुक रट लेंगे कि कभी कोई एग्ज़ाम आ जाता है, या 6 महीने के अंदर भी हम इतना अच्छा कर लेंगे कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हम कर सकते हैं। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, और मैं इसी तरह आपके लिए सारे वीडियो लाती रहूँगी। तो आगे के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो।